अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। बुनियादी तौर पर 3 बातें करेंगे आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी, लेकिन मोस्टली कोशिश करेंगे कि उन तीनों के इर्द-गिर्द बात की जाए। और वो एक तो ये है कि पीटीआई का जो जलसा कल हुआ, वो बहुत ही ज़बरदस्त था प्रेज़ेंस के हिसाब से, उसका ज़रा तज़िया करेंगे। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। देखेंगे कि उसका क्या एक्चुअल सूरत-ए-हाल क्या थी, तकारीर के हवाले से भी और वैसे भी। जो लोगों में पैशन था वो क्या था। दूसरा जो ट्रंप साहब की मुलाकात हुई है हमारी पाकिस्तान की टीम के साथ, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब के साथ, उसका ज़रा तज़िया करेंगे, उसमें क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, टैक्टिकल लेवल पे भी और स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी, उसका ज़रा बात करेंगे। एक छोटी-सी बात ज़रा मैं आपको बताऊँ कि थोड़ी-सी हो सकता है कि इसपे भी हम कर लें कि जयशंकर साहब जो हैं उन्हें आज मैंने देखा बड़ी बरनौल की ज़रूरत थी भई, बड़ी। मैं कहता हूँ इतनी ज़्यादा इस वक़्त बरनौल की ज़रूरत है ना इंडिया में। जयशंकर साहब की शक्ल आज बता रही थी कि उनके कितनी ज़रूरत है बरनौल की। उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक बात की वहाँ पे कि टेररिस्ट कंट्री है और अपना वो सारा कुछ जो है वो कुलभूषण यादव वगैरह सब भूल गए। इसका ज़रा बात करेंगे और साथ-साथ इज़राइल की और वहाँ पे जो सूरत-ए-हाल डेवलप हो रही है और उसमें आपने ये देखा कि किस तरीके से नेतन्याहू ने तकरीर की है जनरल असेंबली में और किस तरीके से लोग वहाँ से उठ के गए हैं, उसकी भी ज़रा तफ़सील में जाएँगे और कोशिश करेंगे इन तमाम उम्र बात करें और उनका तज़िया जो है वो आपके साथ शेयर करें। और इस हवाले के साथ हमारे साथ बात करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं असद फैज़ साहब, उनसे बात करेंगे। हियर कम्स असद फैज़ भाई। असद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं किसाना साहब? आपकी आपकी माहिराना आरा जो हैं वो हम हर दफ़ा लेते हैं, लेकिन आज सबसे पहले आपकी माहिराना राय जो है, वो क्रिकेट पे हो जाए क्योंकि आज क्रिकेट का फाइनल भी है और हम आज तीसरी दफ़ा मैच खेलेंगे भारत के साथ, जो कि पहली दफ़ा हो रहा है 40-45 साल में। तो ये बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। क्या ख़्याल है आपका? क्या होने क्या जा रहा है आज? देखिए क्रिकेट तो हर पाकिस्तानी के खून में शामिल है, हमारे डीएनए में है वो। हुँ, और ज़ाहिर बात है हमेशा हमारी दुआ हमारी टीम के साथ होती है। और हाँ, हम ये पाकिस्तान में तो आपको पता है कि वो हमारी माएँ भी जो कभी भी क्रिकेट देखती नहीं है, वो भी सजदे में होती हैं, इनके लिए दुआएँ कर रही होती हैं। लेकिन मुझे जो जिस बात के ऊपर और मेरी पूरी दुआएँ हैं, मुझे उम्मीद है ये जीतेंगे, तीसरा मैच इंडिया के साथ हराएँगे फाइनल में। or that will be the thing and then they decide not to shake hand. That is what I want to see. लेकिन हुँ, ये मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि ये जीतने के स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है। ये सोच के नहीं आए हैं कि हमें जीतना है। तो वो मुझे जो है उसका जो है मुझसे ज़रा खदशा है। लेकिन हमारी फिर भी दुआएँ, वो कहते हैं ना, वो किसी ने कहा कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है इसमें अगर ये थोड़े से बायस्ड ना हों हमारे पीसीबी वाले, तो अगर ये मैच जीतना चाहते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि इन्हें 1-2 क्लिप्स जो है ना, वो इमरान खान के टीम को सुना देने चाहिए। मेरा ख़्याल है कि जो ये जितने साइकियाट्रिस्ट इकट्ठे कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट इकट्ठे कर रहे हैं, उससे सिर्फ़ 1-2 क्लिप्स इमरान खान के जो है ना, वो टीम को उठा देंगे। ये मर जाएँगे, कभी नहीं करेंगे। मैं एक शोएब मोहम्मद का देख रहा था एक दफ़ा कि वो टीवी पे बैठा हुआ था, तो वो बता रहा था शोएब कि शोएब जब कप्तान था, इंडिया में गई हुई थी पाकिस्तान की टीम। उस ज़माने में ओडीआई मैच हो रहा था, तो पहले इंडिया की बैटिंग थी। इंडिया ने बहुत कुछ 270-75 कोई लंबा स्कोर कर दिया था इंडिया में। तो शोएब बता रहा था कि मैं टीम भी काफ़ी डिप्रेस थी, कहता मैं भी काफ़ी डिप्रेस सा खड़ा हुआ था। तो खान इंडिया में पहुंचा हुआ था, तो ड्रेसिंग रूम के बाहर वो शोएब से मिला। उसने कहा कि देखो शोएब, तुम परेशान नहीं होना, ये हो जाएंगे, हुँ, ये हुँ। स्कोर तुम करोगे। शोएब कह हुँ, रहा है मैं सिर्फ एक जुमले से हमें इतना बूस्ट मिला, वो जीत गया पाकिस्तान वो मैच। तो ऐसे डिपेंड करता है, आप अगर लीडर पे डिपेंड आपके करता जी अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपको है। हुँ, अगर वाकई अल्लाह के ऊपर इतना वो है, ईमान है, और तो आप कर सकते हैं, ये डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन एब्सोल्यूटली ये कभी नहीं करेंगे। करेंगे कि इमरान खान से बात करने दें टीम को, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह करे कि इनको तौफ़ीक मिले, लेकिन मेरी गुज़ारिश यही होगी अपने कप्तान साहब से कि कुछ भी आप भी कुछ थोड़ा-सा हिल-जुल कर लें। बाकी देखें ना बाकी टीमों के कप्तान कुछ ना कुछ करते ही हैं, आपको पता नहीं कैसे बना दिया गया है, आप कुछ कर लें। वो जो एक लड़का जो बड़ा उसका फैनफेयर के साथ उसको लाया गया था, साइम अयूब के क्या नाम है उसका, जी। जो ओपनर है, उसको भी मेरा ख़्याल चाहिए आज कम से कम चल जाए यार, खुदा का वास्ता है। वो जो कहते नहीं थे ख्वाजा साहब कुछ कहा करते थे शीन और हे के साथ वो कर लें थोड़ी-सी। हाँ, थोड़ी-सी थोड़ी-सी ये तो है, थोड़ी-सी लेकिन देखिए ना थोड़ी-सी अब ये गैरत जो है ना, थोड़ी-सी गैरत और कौमी हमियत, उसको भी थोड़ा-सा सामने रखें। तीसरी दफ़ा खुदा ना ख़ास्ता अगर आप हारेंगे तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ होगी। आज कुछ कर दें, आज समझ लें कि ये आखिरी मैच है आपकी ज़िंदगी का। प्लीज़। देखिए इन्होंने जो बड़ी गलतियां की हैं, जो फॉर्म, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि फॉर्म इज
टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। तो जो इतने अच्छे क्लास के जो बैट्समैन थे ये हमने छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनकी फॉर्म आजकल लगी भी नहीं थी। ऐसे टीम थोड़ी सिलेक्ट होती है। खैर नहीं, एनीवे। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। मैं कहता हूँ कुछ थोड़ी सी कर लें यार। हाँ वो उनका बिल्कुल वो बिल्कुल। छोटा सा बच्चा है, वो अभिषेक जो है, छोटा सा बच्चा है, वो तवैयां फेर रहा है यार। खुदा का खौफ करो, कुछ थोड़ी सी शर्म कर लो यार। कुछ हमारे हाँ हमें भी कुछ खुशी का मौका दो। वो कहते हैं ना कि शुक्रुलिल्लाह शादानियम बर रुखे दोस्तां खंदानियम। दोस्तों के सामने हमें भी खुश होने का मौका दो यार। जी चलें बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले जनाब, आज का जलसा वो कैसा रहा? क्या हुआ वहां पे? वो सरप्राइज वैसे मैं बड़ा ढूंढता रहा। मुझे पूरी तकरीरों में मैंने बड़ी गौर से कोशिश की कि देखूं, कोई ढूंढूं कि वो एक सरप्राइज आना था आज, बहुत बड़ा सरप्राइज आना था। वो किधर गया सरप्राइज? देखिए जी, आप आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप अभी तक अली अमीन गंडापुर की बात सुनते भी हैं और उसके ऊपर तवज्जो भी देते हैं और उस पे यकीन भी करते हैं। मैं अली मेरे मेरे अमीन पाकिस्तान गंडापुर के की बात वजीर आला हैं जी। बस वो ऐसे ही हैं। तो मैं तो उनकी बात तो सुनना बहुत पहले छोड़ दिया। और वो देखिए, आज मैं आपको बात बताऊँ, ये जलसा बेइंतहा कामयाब जलसा है। मैंने न्यूट्रल टाइप के लोग जो कि बहुत ज़्यादा पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो भी ये कह रहे हैं, जैसे हबीबुर रहमान ये वगैरह, ये भी कहते हैं कि जलसा हबीब बहुत अकरम। ज़्यादा काम। जी? हबीब अकरम। हबीब अकरम सॉरी। वो भी ये कहते हैं कि जलसा बेइंतहा कामयाब रहा। और बड़े-बड़े जो जलसे हुए ना पीटीआई के, उनमें से एक जलसा था। डिस्पाइट ऑफ पूरी कोशिश की टाउट्स ने, ये जो प्लांटेड हैं लोग, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये जलसा इतना कामयाब ना हो। अली अमीन गंडापुर इज वन ऑफ देम। उन्होंने अम, ठीक है, उन्होंने कंटेनर तो नहीं लगाया रास्ते में फिजिकली, लेकिन दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जो जगह सेलेक्ट की वो इंतहाई खराब जगह थी। हाँ, वो उसमें अफूनत ज्यादा थी, काफी सुना, स्मेल वगैरह भी आ रही थी। स्मेल आ रही है, वहां पे वो जानवरों की मंडी है, वहां पे लोगों का अपने। लेकिन आपको मालूम है पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इमरान की मोहब्बत में हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। तो हम्म। वहां पहुंचे, लेकिन इनको भी कुछ शर्म आनी चाहिए कि ये तुम्हारी हुकूमत है, तुम वजीर आला हो वहां पे, बजाय इसके कि तुम फैसिलिटेट करो, तुम उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो, उनके लिए रास्ता आसान बनाने के लिए रास्ता मुश्किल बना रहे हो। और ये हाँ। गंदी गलीज जगह तुमने वहां पसंद की, लेकिन इसके बावजूद बेइंतहा कामयाब था। हजारों लोग, भाई बहुत सारे लोग, अभी उन्होंने बताया कि ये तकरीबन को 6-7 बजे तक पंडाल भर गया था। लोग हजारों की तादाद में बाहर खड़े हुए थे, पहुंच ही नहीं सके वहां पे। तो मतलब अंदर नहीं जा सके। तो बड़ी इसलिए बात है भाई। और दूसरी बात ये कि प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स जो था वो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा वो था, हैफेजर्ड था थोड़ा सा। लोगों ने इस पे भी शिकायत की। ऑर्गेनाइज नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था। और दूसरा ये था कि ऑर्गेनाइजेशन लग रहा था कि जैसे जैसे कोई प्लानिंग नहीं है स्टेज की। जी बिल्कुल। और उसकी मेरे ख्याल में, देखिए मैं थोड़ा सा पैरानॉइड आदमी भी हूँ। मेरे नजदीक मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ डिलिबरेट जो टाउट्स हैं आपके, और उनका भी कुछ वो जानबूझ के था कि हम्म। उन्होंने इस तरह प्लान ना करें। लेकिन लोग आखिर तक खड़े रहे, लोग पुरजोश रहे। और लोग अपने बच्चों के साथ आए थे, औरतों के साथ आए थे, फैमिली के साथ आए थे। और आपको बताए नौजवान तो फिर नौजवान है, वो तो आशिक है इमरान का। तो वो भी वहीं, वो लोग वहां खड़े रहे और पूरा जलसा सुन के और फिर गए आखिर में। इसलिए लेकिन एक कामयाबी चीज तो मुझे बहुत बताएं हुई असद है। भाई, एक चीज मुझे बताएं कि वहां पे मैं देख रहा था कि अलीमा खान साहबा और उनके साथ बहनें जो हैं, वो स्टेज पे नहीं थी, वो नीचे खड़ी हुई थी। और उनको स्टेज पे बुलाना क्या कोई हराम है क्या? हाँ, मतलब उसको मेरा क्या? भी, मुझे बड़ी अजीब सी लगी। मैंने देखा नीचे वो खड़ी हुई, देखे ना, एक दो चीजें साबित होती हैं। एक तो उस फैमिली की अजमत साबित होती है। हाँ। उन्हें कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए, उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं चाहिए जो कि नुमाया जगह हो कि जहाँ उनकी वाह मैं वाह हो इसका रही हो। थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। क्या इस तरह का अगर कोई पब्लिक जलसा हो, तो आसिफा भुट्टो जरदारी और बख्तावर जरदारी, ये क्या वहां पे पंडाल के अंदर लोगों के दरमियान खड़ी होंगी? इस सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो चाइना चले गए थे साथ घूमने के लिए हमने अब्बा के साथ, तो ये पंडाल में कैसे खड़े होंगे? तो ये तो तो आप ये जो आर्गुमेंट है कि जी वो इमरान खान की बहनें हैं, इसलिए जी मौरूसी सियासत जो है वो हमें कबूल नहीं है, ये क्या नहीं, मेरे आर्गुमेंट है? ख्याल में देखें, अगर कोई देखे, जब खान साहब का जलसा होता था तो बे इंतहा ऐसे लोग भी स्टेज पे आते थे, बोला करते थे, गुलकार थे। वो पीटीआई से ताल्लुक तो नहीं था उनका, लेकिन वो लोगों को जज्बाने गरमाने के लिए, जज्बात को उभारने के लिए बे इंतहा लोग आया करते थे, जो कि
डायरेक्ट जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं हुआ करता था। तो अगर अलीमा खान अगर 5 मिनट के लिए जाके, अलीमा खान ने कोई सियासी तकरीर नहीं करनी थी, उन्होंने सिर्फ ये कहना था कि मैं इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचाने आई हूं, दैट्स इट। हाँ हाँ। तो लेकिन इनको तो सबसे बड़ी तकलीफ ही यही है नहीं, स्टैब्लिशमेंट को लेकिन और जिनको इनके। तकलीफ है देखे ना, अगर अगर तकलीफ के हिसाब से भी देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए थे तो कलसूम नवाज साहबा मरहुमा जो थी, वो जाके सड़कों के ऊपर, मुझे याद है एक दफा उनको, उनकी गाड़ी को उनके अंदर बैठे हुए उनको उठा लिया था उसने, जो लिफ्टर था। तो ये जो चीजें हैं ये पहले हो चुकी हुई हैं, इसमें क्या मौरूसियत आ गई है? देखिए ना, और ये सिर्फ यही नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूं कि इनको जो सबसे बड़ा मसला है मोरूसी से नहीं है। इनको जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अलीमा खान इज द मोस्ट क्रेडिबल पर्सन इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू इमरान खान और उसका मैसेज के लिए। ये नहीं चाह रहे थे कि किसी तरह अलीमा खान के मुंह से लोग डायरेक्ट मैसेज सुने इमरान खान का, इतने बड़े जलसे में, इतने लाखों की तादाद में। देखें, वो अलीमा खान बाहर आके एक प्रेशर कर देती हैं, लेकिन सारी बात है उस प्रेशर का जो इम्पैक्ट होता है वो कम होता है, और उसकी जो विजिबिलिटी होती है, व्यूअरशिप कम नहीं, होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ड्यू रिस्पेक्ट भी तो होती है कुछ। देखे ना, इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वो बहनें हैं, उनको आपने पता नहीं धक्के खाने के लिए वहां पे छोड़ा हुआ था, पता नहीं कितनी बेचारी जलील होकर वहां पे पहुंची होगी। आपको पता ही है कि वहां पे जितना रश होता है। लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करेंगी, वो ये नहीं हाँ, कहेंगी कि हमें लेकिन इसकी लेकिन जो सोचने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, हाँ, उनको तो शर्म आनी चाहिए ना। बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल ये बहाना से कि हम मौरूसियत मौरूसियत, कौन सी मौरूसियत, कैसे भी अली अमीन हाँ, गंडापुर का भाई जो है वो क्या है, वो मौरूसियत नहीं है? वो जो हर वक्त उसके साथ साथ घूमता रहता है, जिसको उन्होंने ओहदा दिया हुआ है अली अमीन गंडापुर ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो जो है। फैसल फैसल। हाँ, वो मौरूसियत नहीं है। ये खाली इमरान खान की बहनें मौरूसियत हो गई, जबकि बेचारी उनके पास तो ना कोई ओहदा है, ना सरकार का, ना कोई पीटीआई के अंदर ओहदा है, ना वो कोई, उन्होंने कभी पीटीआई का फ्लैग जो है वो पकड़ा भी नहीं है फ्लैग कभी। वो तो हमेशा कहती हैं कि मेरे भाई की का ये मैसेज है, मैं पहुंचाना चाह रही हूँ। तो मुझे ये बड़ी शर्म की बात है, इनको शर्म आनी चाहिए, और खासतौर अली अमीन गंडापुर को, बिकॉज ही वॉज बीइंग द चीफ मिनिस्टर, ही वाज इन चार्ज देयर, और उसने ये किया है। और मुझे मालूम है कि अली अमीन गंडापुर अपनी प्राइवेट महफिलों में भी, अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में भी इनसे बहुत खार खाता है, उनके मतलब बड़ी नेगेटिव हाँ, बातें ज़ाहिर है, करता है। वो कहता भी रहता है। हाँ, अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं जी ज़रा दूसरे टॉपिक की तरफ, और बड़ा वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है जो ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है हमारी टीम की, प्राइम मिनिस्टर और जनाब फील्ड मार्शल साहब की। आपको मालूम ही है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि फील्ड मार्शल जो हैं उनको ओवल ऑफिस में साथ बिठाया गया है प्राइम मिनिस्टर के। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी पहली दफ़ा हो रहा है, और ये अमेरिका की हिस्ट्री में भी पहली दफ़ा हो रहा है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए, अगर जब मीडिया आज़ाद नहीं होता ना, तो ये बड़े नुकसान होते हैं उसके, कि हमें फिल्टर होके वही चीज़ें। देखिए, अमेरिकन मीडिया ने तो बिल्कुल इसको लिफ्ट नहीं कराई है। हाँ, अमेरिका में तो अमेरिकन बिल्कुल कुछ नहीं। अमेरिकन मीडिया में तो है ही नहीं कि कौन देखिए, क्या एक ट्रम्प। चीज़ मैं बताऊँ, ख़ातिन हज़रात, आपको भी ज़रा ये याद रखना चाहिए कि जब इमरान खान साहब गए थे, तो ट्रंप उनको बाहर लेने आए थे, ठीक है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, इनको कोई बाहर लेने नहीं आया, बल्कि आप बाहर देखें कि लेने नहीं, मैं आपको बताता हूँ अभी। उसी से पहले जो टर्किश प्रेसिडेंट गए हैं, अर्दवान साहब, उनको वो बाहर लेने आए हैं। इनको उन्होंने इंतज़ार करवाया, और तकरीबन मेरे ख़्याल है घंटे के करीब इंतज़ार करवाया, और उसके बाद फिर उनको छोड़ने बाहर भी नहीं आए। और इसके साथ-साथ जो भी हुआ आपके मीटिंग में, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। खान साहब जब आए थे, खान साहब का मोटरकेड आके जब रुका था, तो ट्रंप हुँ, बाहर और मेलेनिया दोनों बाहर आए थे निकल के। खान को हाँ। उन्होंने रिसीव किया, खान से जो है वो हाथ-वाथ मिलाया और अपने साथ अंदर लेके गए। खान की जो मीटिंग थी, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था, खान की मीटिंग ओरिजिनली प्लान्ड थी 2 घंटे की। तो ट्रंप, वो मीटिंग जो थी, ट्रंप ने फिर अपनी टीम को भी लेके आ गया। दैट लास्टेड 8 आवर्स, 2 घंटे की मीटिंग जो कि स्केड्यूल थी 8 आवर्स। और फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा खान से कि आप डिनर करके जाइएगा। खान ने कहा नहीं, हमारे लोग इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान एम्बेसी में, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है। इत्तेफाक से मैं भी वहीं था एम्बेसी के अंदर, हम लोग इंतजार कर रहे थे खान साहब का। खान साहब ने कहा कि आप पाकिस्तान तशरीफ, मुझसे कहा ट्रंप से कि आप पाकिस्तान से तशरीफ लाइए, हम वहीं डिनर करेंगे पाकिस्तान में। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके साथ क्या हुआ। जब इनकी गाड़ी वहां पहुंची है, 45 मिनट तो इनको
बाहर बैठा के रखा गाड़ी में 45 मिनट। फिर जब ये अंदर गए, वो अंदर आया, कोई ऑफिसर साथ लेके गया, अंदर जाके 1 घंटा बैठा के रखा है इनको। फिर उसके बाद मुलाकात हुई। बल्कि आपको अगर याद हो तो ट्रम्प ने खुद भी कहा आके बाहर कि वो तो जाहिर बात है उसको नाम तो याद रहता नहीं है, तो वो कहने लगा कि द ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर एंड द फील्ड मार्शल फ्रॉम पाकिस्तान इज हियर। नाम किसी का नहीं पता था उसको। एंड आई वाज वेरी बिजी एंड आई एम सॉरी दे हैड टू वेट फॉर मी। तो वो ट्रम्प ने खुद ही भांडा फोड़ दिया कि इंतजार करना पड़ा इनको कई बहुत ज्यादा देर। देखें ये जो ट्रिक्स होती है ना, उसने कहा कि कहीं ओवल ऑफिस में ना बैठे हुए। अच्छा, ये देखें, ये नई तस्वीरें जो आई हैं, इसमें ट्रम्प साहब को दिखाया जा रहा है कि जनाब किस तरह के हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं हमारे पास, कैसे कैसे पत्थर जो हैं वो मौजूद हैं और कैसे कैसे ज़माने के मौजूद हैं और कितने कितने कीमती हैं। अब ये देखें, ये अजीब बात है कि हम इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पे दिखा रहे हैं उनको, और उनको बेचने के लिए हम तैयार हैं। ये अजीब सा वैसे एक वक्त आ गया है कि इसके बारे में अब क्या पाकिस्तान ने अपने आप को अफगानिस्तान के लेवल पे रिड्यूस कर दिया है। जब अफगानिस्तान की टीम का जो लीडरशिप मिली थी ना जाके चाइनीज प्रीमियर से, तो चिलगोजों का डब्बा ले गए थे साथ में अपने। तो उन्होंने कहा था देखिए ये हमारे मुल्क में होता है, ठीक है ना। तो अब आप पाकिस्तान ऐसे मुल्क को ये सब हरकतें नहीं अच्छी लगती, जेब नहीं देती। आप पत्थर दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि आप भाई, ये प्रेसिडेंट के लेवल की बातें नहीं होती हैं, ये तो नीचे के लेवल की वर्किंग जो होती है उसकी बात होती है। तो ये जो है ना, देखें मैं उसकी निक्सन की वो जो फॉरेन सेक्रेटरी जो था, मैं उसकी किताब पढ़ रहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो बहुत मशहूर जॉन लिखता फोस्टर है। डलेस, हाँ, वो जो अच्छा कैसेंजर किसिंजर, किसी की किताब मेरे पढ़ी, मैं पढ़ रहा था कि किसिंजर ने, देखिए ये सब डिलिबरेट होता है। बता रहा था कि किसिंजर ने अपनी किताब में लिखा है कि व्हाइट हाउस आए इंदिरा गांधी मिलने के लिए, स्केड्यूल थी मीटिंग किसिंजर से। तो किसिंजर ने वो मैं गाली तो नहीं दे सकता, गाली दे के कहा कि उसको बैठा के रखो 1 घंटा। तो इंदिरा गांधी को 1 घंटा उन्होंने बैठाया, फिर किसिंजर ने उसको बुलाया मीटिंग के लिए। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये ऐसी नहीं होती इत्तफाकन कि 45 मिनट गाड़ी में बैठा के रखा और 1 घंटा जो है वो अंदर बैठा के रखा। ये सारी एक एक चीज ये जो होती है, ये जानबूझ के की जाती है, हर एक को अपनी औकात दिखाने के लिए कि तुम्हारी इतनी औकात है बस, कि वो जो है। तो इसलिए अब और ये देखें आप, ट्रम्प की मीटिंग थी, तस्वीर देखी आपने, पता नहीं है नहीं है। आपको व्हाइट हाउस में ट्रम्प के साथ कोई पेंटागन का जनरल नजर आया? तो हमारे जनरल क्यों बैठा हुआ था वहां पे भाई? वो आपका मातहत है, आपका जो है वो आप उसको लेके क्यों चले गए वहां पे? खान जब मिलने के लिए गया था, तो उसने क्या अपने साथ बाजवा को बैठाया? बाजवा तो गया था ना ट्रिप टूर के अंदर, बाजवा को तो नहीं बैठाया था साथ में खान ने। लेकिन हाँ, बाजवा साहब वहां पे अंदर नहीं थे, हाँ, अंदर तो नहीं थे। देखें ये सारी चीजें जो है, अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप स्पीच कर रहे हैं, आप स्पीच जो है वो पता नहीं किसी ने इसको वो रिहर्सल कराई थी, वो इमरान खान के सारे वो हाथ उठा रहा है इमरान, तो होता है वो यूं कर रहा है वो इमरान। शमा जुनेजो ने करवाई थी ना। देख अब तो जो भी है, लेकिन आप देखिए ना कि जो वो कह रहे हैं और वो जो बॉडी एक्शन है उसका आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो ये जो है वो वैसे शमा जुनेजो की तकरीर जो अगर उसने लिखी हुई थी तो पता नहीं मैं क्या कहूँ अब उसके बारे में। वैसे वैसे बाय द वे एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, तारीखी बात है, आज मैं बता देता हूँ। एक जमाने में मुझे भी ये एजाज मिलने वाला था कि मैं उनकी तकरीर लिखता, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने बचा लिया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया। ये बड़ी पुरानी बात है, जब इन्होंने मुझे कहा था कि आप लिखा देखे करें। ना, आज अल्लाह ने इज्जत रख ली आपकी। देखे ना अब ये आप कौन सा दुनिया में हेड ऑफ द स्टेट है? आपने बाकी तकरीरें सुनी होगी, आपने फ्रांस के सदर की सुनी होगी, टर्किश की भी, और किसने अपने सबॉर्डिनेट का 4 दफा नाम लिया वहां पे? वो वहां खड़े होकर जो है वो आसिम मुनीर का नाम ले रहे हैं बार बार के, आसिम मुनीर। तो आप हेड ऑफ द स्टेट है, फॉर गॉड सेक, आप यूनाइटेड नेशन में तकरीर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बातें क्यों कर रहे हैं कि मैं अपने मुल्क को बड़ी तरक्की दूंगा? वहां जो लोग बैठे हैं, दिलों की बटैन, आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, आपका विजन क्या है? और आप मुसलसल जो है अपने आर्मी चीफ की तारीफें कर रहे हैं वहां खड़े होके।
मतलब और आप दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये मैं देख रहा था कि वो हर मीटिंग में जाके जाने से पहले अपने सूट बदल रहे थे। तो ये थोड़ा-सा उनको ये भी बताना चाहिए कि एक तो सूट जो है वो नए सिलवाएँ कुछ और तरह के, एक तो डबल ब्रेस्टेड पता नहीं किस तरह के वो पहन रहे हैं, उनको समझ नहीं आती। मैं अभी बल्कि वीडियो दिखा सकता हूँ कि उनको हर वक़्त ये परेशानी रहती है कि इसके बटन कैसे बंद करने हैं, क्या करना है। फॉर गॉड सेक यार, अभी अभी बांग्लादेश के जो जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हैं, उनको ज़रा देखें कितने वो सादा हैं, क्या उनका स्टाइल है और कितने आराम से वो अपनी बात करते हैं, उनके कोई इस तरह का मसला नहीं है, कोई सब ही कॉम्प्लेक्सेस ऐसे नहीं है। होते हैं जी। मैक्रोन को आप देखें, मैं तो हैरान रह गया। वो अब आपको मालूम ही है, ट्रंप ने तो अमेरिका को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना दिया है बिल्कुल। तो वो मैक्रोन का मोटरकेट जा रहा था, तो वो ट्रंप के मूवमेंट थी, तो उन्होंने पूरा सड़क वड़क सब बंद की हुई थी वहां पे, न्यूयॉर्क में वो जो जा रही होती है यूएन को। तो वो उसने हालांकि ट्रंप को फोन भी किया, उसने बोला यार हम फंस गए हैं इसके अंदर। तो ट्रंप ने बोला कि नहीं अभी थोड़ी देर में, तो वो पैदल ही उतर के चलना शुरू हो गया। हाँ, आप हाँ, अंदाजा करें, फ्रांस इज अ हाँ। सुपर पावर। वो उनको इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस नहीं है ना। ये ज़रा उसके देख लें, बिल्कुल। और वो ये कंपैरिज़न करें आप, कंपैरिज़न अच्छा, देखें ये। बिल्कुल अब ये देखें ना, ये बिल्कुल अपने कौमी लिबास में मिल रहा है उसकी हाँ, बॉडी लैंग्वेज। और और ना उसकी सिर्फ कितनी ये कि इज़्ज़त है और क्या। मैक्रोन मैक्रोन सड़क पे जा रहा है, लोग सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, लोग, एक आदमी ने बढ़ के किस किया उसको, एंड ही इज हैप्पी, वो चलता चला रहा। हमारे यहाँ सब ऐसा हाँ। लगता है जैसे पता नहीं क्या। अच्छा जी, अब ज़रा ये थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और वो हमारा है जो तीसरा टॉपिक वो है फ़लस्तीन, गज़ा। ये जो सूरत-हाल चल रही है वहाँ पे, और ये जो मीटिंग भी हुई है उसमें भी कहा ये जा रहा है कि इसमें जो मेजर जो फैक्टर है वो मिडल ईस्ट है, फ़लस्तीन है। उसमें कहा ये जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तानी अफ़वाज को वहाँ पे भेजा जाए। हमारी कुछ इत्तलात थी कि जिसमें 30,000 का नंबर जो है वो सामने आ रहा है कि 30,000 पाकिस्तानी ट्रुप्स जो हैं वो जाएँगे अलॉन्ग विद इंडोनेशियन ट्रुप्स। और ये गज़ा का जो प्लान नया आया है, अगरचे आज उसने कहा है नेतन्याहू ने कि वी विल फिनिश द जॉब इन गज़ा। और ये भी आपको मालूम ही है कि किस तरीके से वहाँ पे कितने लोगों ने बायकॉट किया उसका, नेतन्याहू की स्पीच का। और उसमें जो लोग वहाँ पे मौजूद रहे, बड़ी हैरानी की बात है कि वो मैं आपको बताऊँ कि तो आप हैरान हो जाएँगे कि उसमें बहुत सारे मुसलमान ममालिक यूएई समेत जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे उसका बायकॉट नहीं किया। तो ये उसमें एक बांग्लादेश भी था। बल्कि मुझे बहुत हैरानी हुई कि वहाँ पे बांग्लादेश जो है वो भी उसमें शामिल था। मुझे तो बड़ी यकीन करें, बल्कि आज मैं थोड़ा-सा एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे यहाँ पे कैलगरी में ही हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर नवीद साहब, उन्होंने एक तस्वीर लगा दी कि जनाब जो सीरिया था, सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं शरा साहब, वो वहाँ पे इस मीटिंग में मौजूद थे जब वो तकरीर कर रहे थे नेतन्याहू। तो बाद में हमारे जो दूसरे दोस्त हैं जो सीरियन हैं और उनके साथ एक और खातून भी हैं, उन्होंने फिर टेक ऑन किया डॉक्टर नवीद को और उन्होंने कहा जी कि नहीं, सीरियन प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं थे, वो जा चुके हुए थे और आप अपनी इसको विथड्रॉ करें या डिलीट करें। बहरहाल जो हकीकत है वो ये है कि यूएई वगैरह जो थे, सीरिया तो नहीं था, लेकिन यूएई समेत और ये जिबूती वगैरह समेत वहाँ पे बांग्लादेश जो था वो वहाँ पे मौजूद था, जो कि हमारे मेरे लिए कम से कम बड़ी सरप्राइजिंग बात थी। तो ये क्या हो रहा है जी, ज़रा ये हमें बताएँ थोड़ा-सा? हाँ, ये बांग्लादेश वाली बात तो वाकई मायूस करने, क्योंकि नहीं, मैं यूएई आपको बता वाले देता हूँ, पीछे रहे सारे। बल्कि उसमें ब्रुनाई था। मैं तो हम्म। चलें थोड़ा-सा बता ही देता हूँ। ब्रुनाई था, जिबूती था, यूएई था, मोरक्को था, माली था, अल्बानिया था, गिनी था, अज़रबैजान था, बांग्लादेश था और बहरीन था। आप हाँ, ज़रा अंदाज़ा कीजिए। ये सारे बिके हुए लोग हैं, इनको कोई औकात कोई नहीं, नहीं है बाकी की इनकी। तो मुझे सरप्राइज़ नहीं हुई, मुझे बांग्लादेश की हुई। और जी, अच्छा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो मेरे टू ख्याल हिज़ से क्रेडिट, बांग्लादेश में जो लोग हैं, वो उनको छोड़ेंगे नहीं, ये वापस जाएँगे तो, क्योंकि मैंने लोग। मैंने देखें टू हिज़ क्रेडिट, ये जो हाँ, हमारे यूनुस साहब हैं बांग्लादेश के, टू हिज़ क्रेडिट उन्होंने जो तकरीर की है, मैंने सुनी है वो, उसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि इसराइल जो वहाँ पे वो जेनोसाइड का वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि जेनोसाइड हाँ। कर रहा है वो। जी, इसके बावजूद पता नहीं वहाँ पे क्यों बैठे हुए थे। जबकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने तो बेचारे अभी एक चलता सा एक 1 सेकंड का रेफरेंस दिया, और उसके बाद ना कोई जेनोसाइड की बात की, ना इज़राइल को कंडेम किया उन्होंने। खैर अच्छा, एनीवे। एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे दूँ हुँ, कि पैलेस्टाइन जो है, फ़लस्तीन जिसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, अब तो तकरीबन 150 से ज़्यादा ममालिक हो चुके हैं। फ़लस्तीन ने ब्रिक्स के लिए अप्लाई कर दिया है, ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। ज़बरदस्त, व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़, व्हिच इज़ ग्रेट न्यूज़। ज़बरदस्त। इट्स अ और वेरी गुड उसमें मूव एक्चुअली। हाँ, अच्छा, और दूसरा एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, फिर मैं आपका उसके उसके ऊपर कमेंट भी लेता हूँ। वो ये है कि एक जो प्लान है वो ये बनाया गया है कि अमेरिका की तरफ से कि टोनी ब्लेयर को हेड किया कहा जाएगा कि वो हेड करे एक ट्रांजिशनल गज़ा अथॉरिटी, जो कि बनाई जाएगी, जिसको हेड करेंगे टोनी ब्लेयर साहब, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं यूके के। और वो एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी होगी जो कि ओवरसी करेगी गज़ा की तमाम वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन वगैरह को फॉर 5 इयर्स
एटलीस्ट 5 साल के लिए वो इसको ओवरसी करेगी, और एक फास्ट ट्रांजिशन करने के लिए कि वहाँ पे लोगों को कैसे किया जाए। और मुझे ये लगता है कि एक और मंसूबा है फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालने का, जिसको व्हाइट हाउस बैक कर रहा है, और ये बहुत ही सीरियस किस्म का मामला हो सकता है, जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उसमें। उसकी पहले ये जो PLA है, महमूद अब्बास साहब की अथॉरिटी, ये नहीं होगी उसमें। तो आप जरा अंदाजा कीजिए वो क्या होगा। देखें, टोनी ब्लेयर को तो वैसे ही अमेरिका का पूडल कहते थे वो। हाँ, वो तो बरतानिया के है। अंदर उसको तस्वीरें सारी दी कि उसको पट्टा कुत्ते हाँ, वाले ये गले में डाला हुआ WMDs है। का सारा सारा चक्कर उसी ने जी, किया तो था वो ना। तो टोनी ब्लेयर तो गुलाम है, वो गुलाम इब्ने गुलाम है। वो तो खैर जो ये कहेंगे, जो इज़राइल हुक्म तो देगा अमेरिका को वो करेगा, और जो अच्छा, अब अमेरिका इसके साथ हुक्म जुड़ा देगा हुआ वो जो क्वेश्चन है, जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये जरा मुझे बताएं कि शुड पाकिस्तान रिकॉग्नाइज इजराइल? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं रिकॉग्नाइज़ करने का उसका कोई। देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में जब वो इंटरव्यू दे रहे थे उसको लाइफ मैगज़ीन को, उस वक़्त उन्होंने क्लियरली कहा था कि जब तक फ़लस्तीनियों के सारे हकूक़ अदा नहीं कर दिए जाएँगे, उनके पास स्टेटहुड नहीं होगी, हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। लियाक़त अली ख़ान जब अमेरिका के दौरे पे गए थे, तो वहाँ जितने भी उस ज़माने में जो जूइश इंटेलेक्चुअल्स, बिज़नेसमैन, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और ग्रोथ में पूरा-पूरा हिस्सा डालेंगे। अगर आप रिकॉग्नाइज़ करें इज़राइल को, उस वक़्त 50s की बात है, 1950 की बात है, हाँ, जब वो नहीं किया। उस वक़्त और लियाक़त अली ने फरमाया था कि जेंटलमैन आवर सोल्स आर नॉट फॉर सेल। और इमरान खान ने भी यही कहा कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते, उन पे ज़ुल्म-सितम बंद नहीं हो जाता, उन्हें हक़ खुद इख्तियारी नहीं मिल जाता, उस वक़्त तक हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे लेकिन इज़राइल साथ को। ये भी देख लें ना, साथ ये भी देख लें कि बोथ ऑफ देम पेड अ वेरी बिग प्राइस, वन सही है। विद अ लाइफ एंड द अदर वन विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट मे बी। देखिए, तो ये वो तो असल है, जब आप हक़ और सच के साथ खड़े रहेंगे, तो पैगंबरों को भी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी, लेकिन ये हमें हुक्म मिला है कि हक़ और सच के साथ खड़े रहो। हम ये आसानी का रास्ता नहीं। ये जो लोग कह रहे हैं आज पाकिस्तान में, देखिए कुछ लोग तो वाक़ई सिंसियरली वो ये पूछना चाहते हैं कि भाई हम क्यों नहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, और ये ईमानदार लोग हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो इसलिए चाह रहे हैं कि इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करें कि वो पावर के साथ अपने ज़ाती मफ़ादात देख रहे हैं कि वो अमेरिका इस हाँ, तरफ उनको है, उनको इज़राइल फ़ायदा इस होगा, तरफ है। फ़ायदा होगा। ये वही लोग हैं। फाइनली हाँ, फाइनली असद भाई, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जी वो जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला है, उसके ऊपर आप बिल्कुल बात नहीं करते हैं, और वाक़ई मेरे से ये गलती हुई। ये ओमिशन था, कमीशन नहीं था। तो इसलिए मैं इस पे माज़रत चाहता हूँ। ये जो स्मूथ फ्लोटिला है, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला, ये इसकी ताज़ा तरीन खबर ये है कि इसको वार्निंग्स मिली हैं इमिनेंट इजरायली अटैक की, जो कि किसी वक्त भी हो सकते हैं, और वो उनको अटैक कर सकते हैं। पहले भी उन्होंने, आपको पता है, ड्रोन्स के जरिए किया था। इटली के कुछ जो शिप्स हैं छोटे वाले, वो उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनको जो आपके पास एड है उसको हैंड ओवर कर दें हमें, और बाकी जो चीज़ें वो चलती रहेंगी। इसके ऊपर हम आपको इंशाल्लाह करते स्पेन रहेंगे, और इटली दोनों ने कहा है कि वो अपने शिप से प्रोटेक्ट करेंगे उसको। प्रोटेक्ट करेंगे। चलें, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह किसी दिन तफसील से भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर भाई, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।